हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर सिस्टम में इससे पहले वाले वीडियो में 110 क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर 111 क्वेश्चन नंबर पे हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ मल्टीप्लीकेशन में है मोड ए मल्टीप्लाई मोड बी और इक्वल में है माइनस ए बी। तब क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू है वो कितना होगा। यहां पर हम देख पाते हैं ये जो मोड होता है, मोड का मतलब होता है किसी भी संख्या का विदाउट साइन, केवल संख्यात्मक मान। तो इस स्थिति में यहां पर ए और बी मोड हटाने पर ए बी बनते हैं। तो क्वेश्चन मार्क ए बी के साथ गुणा करके आता है -1। आगे क्वेश्चन नंबर 112 अर्थात 112। इस 112 में स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिससे संख्या 6735 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। 9 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि संख्या के अंकों का योग पूरा 9 से डिवाइड होना चाहिए। इस स्थिति में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर संख्या के अंकों का जो योग है 6 + 7 + 3 + 5 + स्टार +1 6 7 13 3 16 5 21 और 1 22 22 प्लस स्टार 22 के नजदीक और 22 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूरी डिवाइड होगी, वो है 27। तो इस 22 प्लस स्टार को 27 बनाने के लिए हमें 22 में जोड़ना होता है 5, यानी कि स्टार की जो वैल्यू आई वो आई 5। यहां पर 5 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 अर्थात 113 को लेकर। भाग के प्रश्न में शेषफल 6 है। यदि भाजक भागफल का 5 गुना हो तथा शेषफल के 3 गुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता हो तो भाज्य कितना है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके सवालों का आंसर उसके सवाल में ही छुपा होता है। तो इस स्थिति में हम यहां पर देखते हैं कि जो यहां भाजक है वो भाजक शेषफल के 3 गुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। 2 गुना शेषफल और इसमें जोड़ा जाए 2 शेषफल के 3 गुने में। अब हम यहां शेषफल को 6 हमें दिया हुआ है तो 3 6 18 और 2 20। भाजक का जो मान है वो 20 है, लेकिन प्रश्न की एक शर्त जो पहले ही हमें दी गई है वो ये है कि भाजक भागफल का 5 गुना है। अर्थात जो भाजक है भागफल का 5 गुना है, यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं 5 गुना भागफल। इस स्थिति में हमें भागफल प्राप्त हो जाता है 5 चौक 20 अर्थात 4। तब भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और इन दोनों के साथ जो आएगा प्लस शेषफल। इस स्थिति में हम देख पाते हैं भाजक गुणा भागफल अर्थात जो भाजक है वो तो है 20 और जो भागफल है वो है 4 और शेषफल हमें पहले ही पता है 6 20 चौक 80 और 6 86। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 अर्थात 114 को। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 है और शेषफल 0 है। इस संख्या को यदि 67 से भाग दे तो शेषफल कितना होगा। यहां पर गौर करने वाली बात है कि जो पहले वाली संख्या है, जो पहले वाला भाजक है वो 68 है और जो बाद वाला भाजक है वो 67 है। तो हम यहां देख पाते हैं कि 68 67 से मात्र 1 अंक ज्यादा है, यानी अगर हम भाज्य को यहां प्राप्त करना चाहें तो जो भाज्य होगा वो होगा भाजक गुणा भागफल अर्थात 68 गुणा 269। अब यहां हमें इस संख्या को यानी कि भाज्य को 67 से भाग करना है। तो 67 से भाग करने के लिए हमें इसकी 68 की 269 से गुणा करनी होगी, लेकिन यहां पर हम एक ट्रिक को यूज करते हैं जिसमें
हमें देखने में आता है कि 68 से गुणा करना तो थोड़ा कठिन भी है और समय खाने वाला भी है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस 68 को सीधे सीधे 67 प्लस 1 में तोड़कर 269 की गुणा करेंगे। 269 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 67 गुणा 269, अर्थात ये जो 269 68 से गुणा करेगा वो 67 के साथ 269 का पूरा पूरा गुणा करता है और फिर 269 की 1 से गुणा करके ये शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 67 गुणा 269, ये कोई भी संख्या है, इसका कोई तो संख्यात्मक मान होगा, ये पूरी पूरी 67 से डिवाइड होगी। अब जो शेष संख्या बची है 269, इसे 67 से डिवाइड करते हैं और 67 से डिवाइड करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा ये 3 बार पूरा पूरा जाएगा। 3 बार पूरा पूरा जाएगा तो यहां पर देखते हैं हम 7 तिया 21, शेष बचे 2, 3 छंग 18 और 2 20, 201, यानी कि यहां से 6 चौक 24, 4 बार हम 4 बार डिवाइड करते हैं तो 4 सत्ते 28, हासिल बचते हैं 2, 4 छंग 24 और 2 26, ये 268 हमें प्राप्त होता है। यहां पर हमारे पास 4 बार एक शेष के साथ आता है, तो यहां पर एक शेषफल हमारा आंसर होता है। मतलब इस सवाल में ट्रिक ये है कि हम देख पाते हैं कि पहले वाला भाजक दूसरे भाजक से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उस संख्या को हम अपने भागफल के साथ गुणा करके सीधे सीधे द्वितीय भाजक से ही भाग कर देते हैं। ये इतना प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब यहाँ पर जो है 68 67 से 1 ज्यादा है, तो हम यहाँ पर इसके लिए ट्रिक का इस्तेमाल अगर करते हैं तो यहाँ पर होता है 269, 67 से 68 ज्यादा है मात्र 1 बार, तो यहाँ हम सीधे सीधे 67 से भाग करते हैं तो 4 बार भाग जाता है और 4 बार भाग जाने के बाद में 1 हमारे पास शेष आता है। तो ये एक हमारे सवाल का आंसर बनता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 को लेकर, अर्थात 115 को। क्वेश्चन नंबर 115 में हम देखते हैं 1000 से छोटी कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 10 तथा 13 दोनों की गुणज हों। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 10 और 13 ये दोनों ही संख्याएं सह अभाज्य युग्म बनाती हैं। मतलब सह अभाज्य युग्म का मतलब है कि इन 10 से और 13 से अलग अलग विभाजित होने वाली संख्या इनके गुणनफल से भी अवश्य विभाजित होगी, यानी कि जो 1000 तक की संख्याएं होंगी वो 10 गुणा 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी, अर्थात 13 130 से विभाजित होंगी। तो 130 से 1000 तक कटने वाली संख्याओं में हम देखते हैं 13 ही कम 13, ये 130 का सीधा सीधा पहाड़ा हम 1000 में पढ़ते हैं। 1000 में पहाड़ा पढ़ने में 0 से 0 खत्म, 13 सत्ते 91, अर्थात यहां पर मात्र 7 संख्याएं ऐसी होंगी जो 130 से या 10 और 13 दोनों से उभयनिष्ठ रूप में विभाजित होंगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116 अर्थात 116 को देखते हैं। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? कोई संख्या जिसे 5 से भाग दिया जाए शेषफल 3 आए, तो वो छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन है जिसे अगर हम 5 से भाग दें तो शेषफल 3 बचे? हमारे पास कॉमन आंसर होता है 8। अगर 8 को हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 ही आएगा, अर्थात जो संख्या है, माना संख्या हमारे पास 8 है, अगर इस 8 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल 3 ही होगा, ये तो हम जानते हैं। अब यहां पर बोला गया है कि उस संख्या को अगर वर्ग कर दिया जाए, अर्थात 8 का यहां वर्ग कर दिया जाए, तो वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 64, और इस 64 को फिर से 5 से डिवाइड किया जाए तो हम देख पाते हैं कि ये 64 5 से 12 बार पूरा पूरा डिवाइड होता है, और यहाँ पर 12 बार आने के बाद में 4 शेष आता है, अर्थात ये जो 4 शेष फल है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 अर्थात 117 को लेकर। यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो n पावर 3 माइनस n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? यहां पर माना n बराबर 1, तो n बराबर 1 होने पर हम देख पाते हैं कि यहां पर n पावर 3 माइनस n जो आता है वो शून्य होता है। तो शून्य तो ना भाज्य बन सकता है और ना ही भाजक बन सकता है। इस स्थिति में यदि n बराबर 2 लिया जाए तो यहां हम देखते हैं n पावर 3 माइनस n का जो मान होगा
वो 2 की घात 3 माइनस 2 करने पर 6 आता है। अब इस 6 के गुणा में चाहे 1 के साथ कोई सी भी संख्या n तक आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, संख्या चाहे कुछ भी होगी वो 6 से अवश्य विभाजित होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो भाजक है वो भाजक 6 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। तो यहाँ पर 118वें क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, मतलब 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 2870 हमें पहले से ही दिया हुआ है, तब 2 पावर 2 या 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और ये टिल 40 स्क्वायर अर्थात 2 से लेकर 40 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पहली बात तो हमारे पास यहाँ सम संख्याओं के प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र होता है, और सूत्र होता है हमारे पास 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3, जहां n बराबर होगा 40 का आधा यानी कि 20। तो हम सीधे सीधे आंसर अगर करना चाहते हैं तो 2 गुणा 20 गुणा 21 गुणा 41 अपॉन 3 से भी प्राप्त कर लेते हैं। 3 सत्ते 21 यहाँ पर करते हैं हम, 7 दूनी 14 दूनी 28 यानी कि 280 और गुणा कर रहे हैं हम 41 से। तो यहाँ देखते हैं 0 28 कम 28 28 चौका 112 है, 112 है और 2 हो गए 114 यानी कि 11480 हमारा आंसर बनता है। अगर हमें ये ना भी पता हो और हमारे पास सूत्र है तो हम सूत्र को सीधे सीधे यहाँ पर अप्लाई करके आंसर प्राप्त कर लेते हैं, किंतु हमें अपने आंसर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाना होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो 2 का वर्ग 4 का वर्ग और 6 का वर्ग ये 40 तक के वर्ग हैं, इसमें सबसे छोटी घात अगर हम कॉमन ले लें अर्थात 2 पावर 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 1 पावर 2 2 पावर 2 3 पावर 2 और ये 20 पावर 2 तक हमारे पास गुणनखंड के रूप में बचता है। यहाँ पर हम देखते हैं 2 पावर 2 का मान होता है 4 और यहाँ पर इस ब्रैकेट का कंप्लीट मान दिया हुआ है हमें 2870। यहाँ से अगर हम सवाल को करते हैं तो 400 4 7 जा 28, यहाँ पर 2 रेस्ट होता है, 4 8 जा 32, वहां से बनता है 34, रेस्ट होता है 3, 4 2 जा 8 8 और 3 11 11480 अर्थात 11480 हमारा आंसर बनता है। जो टिप बेहतर लगती है उससे सवाल को समय बचाते हुए करना बेहतर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 अर्थात 119 को। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 119 को। प्रश्न संख्या 119 में 5000 से अधिक कौन सी छोटी संख्या है जो 73 से पूर्णतया विभक्त होती है। तो इस सवाल में यहाँ पर 73 तो अभाज्य संख्या है, तो हम सीधे सीधे 73 से भाग करते हैं 5000 को। तो 5000 के शुरू में दो अंकों में भाग करते हैं, 2 अंकों में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि 7 का पहाड़ा यहाँ पर जाता है 6 बार, 6 18 और 6 7 42 42 और 1 43। तो यहाँ 438 को अगर हम घटाते हैं 500 में से तो बचता है हमारे पास 62, उतारते हैं 0 तो 7 8 56, 8 बार भाग जाता है 8 3 24, हासिल बचते हैं 2, 8 7 56, 56 और 2 58। यहां से बचाते हैं तो 10 में से 4 जाता है 6 घटाने पर, और यहाँ 11 में से 8 जाता है 3 यानी 36। ये 36 वो संख्या है जो इस 5000 में अतिरिक्त जुड़ी हुई है। अगर इस 5000 में से 36 को घटा दिया जाए तो 5000 में से 36 को घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वो मान इस 73 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी कि हम घटाते हैं यहाँ तो 4964 हमें आंसर के रूप में प्राप्त होता है। ये 4964 5000 से छोटी वह अधिकतम संख्या है जो 73 से पूरी पूरी विभक्त होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 अर्थात 120 को। अंक h का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिससे संख्या 9h + h8 + h6 बराबर 230 हो जाए। तो यहां पर हम देख पाते हैं
कि ये 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। यहाँ पर इकाई 6 है, दहाई h है, इकाई 8 है, दहाई h है, यहाँ इकाई h है और दहाई 9 है। यहाँ अब इस 230 में इकाई का अंक शून्य होता है। हमारा जो यहाँ पर व्यंजक है, ये व्यंजक योगफल को प्रदर्शित करता है। तो जब हम किसी दो अंकों की संख्या को जोड़ते हैं तो उनमें हम इकाई को पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इकाई है 6, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है h। अब 6 में 8 जोड़ा तो 14 होता है। 14 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो शून्य वाली संख्या अर्थात 20 बन जाए। तो 20 बनाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इस 6 + 8 में हम h बराबर जो जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं 6। तो यहां से हमें सीधे सीधे प्राप्त हो जाता है h बराबर 6। ये तो होगी शॉर्ट ट्रिक की बात। अगर इसे हम सवाल के अकॉर्डिंग ही करना चाहें तो क्या होता है, 90 + h + 10h क्योंकि दहाई पर h है, + 8 यहां पर फिर 10h क्योंकि दहाई पर h है, + 6 = 230। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि 10 और 10 20 और 1 21h। 21h बराबर 230 माइनस 90, 90 और 100 यानी कि 104। 104 को अगर हम यहां से घटा दें तो हमें बचता है यहां से 126। तो h बराबर आएगा 126/21। तो 21 छक्का 126 यानी कि ऐसे भी हमारा आंसर 6 ही हमें प्राप्त होता है। समझ पाते हैं? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 अर्थात 121। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग कितना होगा? तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9 बना दिया जाए और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 के आगे 4 0 लगा दिया जाए यानी कि 10,000। तो 99,000 और 10,000 को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर हमें 4 तो 9 प्राप्त हो जाते हैं, 9 और 1 होता है 10 यानी कि 1,09,999 ये हमारा आंसर होता है। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 122 अर्थात 122। अनंत, ये अनंत श्रेणी है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अर्थात 1 2 3 4 जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं अनंत तक। अब हमें यहां पर देखना है कि 1 2 3 4 के रिपीटेशन में 98वां पद क्या होगा। यहां पर हम देख पा रहे हैं पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है, चौथा पद 4 है और 5वां पद फिर से 1 है। अर्थात 4 पदों तक तो इनका जो है संख्या का मान चेंज होता है, लेकिन फिर 4 के बाद में जो 5वां नंबर आता है वो फिर से यानी कि अपनी प्रारंभिक संख्या को रिपीट करता है। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर देख पाते हैं कि 4 अंक हैं और 98 तक ये जो है अंक बार बार रिपीट होते हैं। तो हम इस 4 से अर्थात 4 पदों से n1 बराबर 4 लेकर हम 4 पदों से इस 98 को डिवाइड करते हैं। तो 98 को डिवाइड करने पर हम पाते हैं 24 तो बाहर जाता है और यहाँ पर 2 आता है। तो ये जो 2 है ये हमारा आंसर बनता है क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो 24 बार तक तो 4 रिपीट हो गए। 24 बार 4 रिपीट होने के बाद में जो 97वां नंबर होगा वो 1 का होगा, जो 98 का नंबर होगा वो 2 का होगा यानी कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो बनता है 2। 98वां पद जो होगा वो होगा 2। अब इससे आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 अर्थात 123 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 123 अर्थात 123 में हमसे कहा गया है यदि x = 2/5y + 3 तब x में 1 से 2 तक वृद्धि होने पर y का वृद्धि अंतराल कितना होगा। जब यहां हम x बराबर 1 लेते हैं तो सबसे पहले तो यहां से हम y का वैल्यू प्राप्त करते हैं। y इक्वल जो संख्या एक पक्ष में प्लस में होती है पक्षांतर करने पर वह संख्या जाती है माइनस में, और जो संख्या भाग में होती है वो संख्या जाती है गुणा में, और जो संख्या गुणा में होती है वो संख्या जाती है भाग में। पक्षांतर में हमें y इक्वल प्राप्त हुआ x - 3 × 5/2 में क्रमशः x बराबर 1 व 2 लेने पर जब हम x बराबर 2 लेते हैं तो हमें
y बराबर प्राप्त होता है 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1, तो ये होता है माइनस के 5/2। और जब हम x बराबर 1 लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है y बराबर -5। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जो x बराबर 1 से 2 तक वृद्धि होने पर y में जो वृद्धि अंतराल आएगा y का वृद्धि अंतराल होगा -5 से -5/2 तक। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 यानी कि 124 में हमसे बोला गया है 2 की घात 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो यहां पर 2 की घात 31 का मान अगर निकालने को कह दिया गया है तो इतना आसान तो ये है नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये तो जो है बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं, यहाँ पर घातांकों के नियम को फॉलो करते हैं। घातांकों के नियमों में हम देखते हैं कि अगर संख्या 2 है अर्थात सम संख्या है तो इस 2 की घात 4 होने पर जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। तो यहाँ हम जो है 31 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2 की घात 4 गुना 7 प्लस 3, यानी कि 2 की घात 4 गुना 7 में इकाई का अंक बनता है 6 और 2 की घात 3 में जो होता है वो होता है 8, यानी कि 6 8 48। ये 48 में जो 8 आया है ये 2 की घात 31 का इकाई का अंक होगा। दहाई पर 4 है या 4 के अतिरिक्त तो कुछ और है, ये यहाँ पर जानना जरूरी नहीं है, केवल 5 से भाग देने की स्थिति की बात करी गई है। अगर हम ये संख्या 3 अंकों की या कितने भी अंकों की है, मान लीजिए ये संख्या इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कुछ लेकर चलती है और हम 5 से इसे भाग कर रहे हैं, तो हमें 5 से भाग देने पर देखना है कि भाई यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 8 है। 5 से पूरा बाहर जाता, अगर यहाँ पर जो है 8 के स्थान पर 0 होता या 5 होता, तो 0 होने पर तो ये 8 ही पूरा खत्म होना है या फिर 2 की वृद्धि करनी पड़ेगी। यहाँ हम 5 से 8 को भाग करते हैं तो 5 से 8 को भाग करने पर जो है ये आता है 5 × 5 1 सही 3/5। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये 3 शेषफल होता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ पाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125। यदि n एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से सबसे छोटा विकल्प कौन होगा। तो यहां पर हम देखते हैं यदि n एक पूर्णांक है तो पूर्णांक को हम मान लेते हैं, माना n जो है वो -m के बराबर है, n बराबर है -m। तो यहां 0 एक संख्या होती है। अब यहां से जो राइट हैंड को चलेंगे वो धनात्मक होंगे, जो लेफ्ट हैंड को चलेंगे वो ऋणात्मक होंगे। जब हम इस -n में बी विकल्प में हम देखते हैं बराबर दिया हुआ है -m, अब इस n के स्थान पर -n को अगर हम कर देते हैं माइनस इंटू -m, तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमें 0 के राइट हैंड पर प्राप्त होगा। अब यहाँ हम सी विकल्प को देखते हैं 2n। अगर हम सी विकल्प के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सी विकल्प में बोला गया है 2n, तो 2n में अगर हम मान रखते हैं तो ये हो जाता है माइनस के 2m। 2m का मतलब है कि ये जो है माइनस की तरफ अर्थात 0 के लेफ्ट हैंड की तरफ कहीं जाता है। और n², जब हम इस n² में -m का होल स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास आता है m², यानी कि ये भी धनात्मक है, तो ये m से तो और भी बड़ा होगा, यानी कि ये जो है और भी इधर m² तक कहीं जाएगा, अर्थात हमें ये 4 संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब इनमें संख्या रेखा के हिसाब से हम देखते हैं कि जो -2m है ये लेफ्ट हैंड पर सबसे पहले है, अर्थात सबसे छोटा अंक जो होगा ये -2m, अर्थात हमारा सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 अर्थात 126 को। यदि a तथा b 2 विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से सम संख्या कौन है। तो यहाँ पर विषम संख्याओं के कुछ नियम होते हैं। अगर 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए, 2 विषम संख्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पहली विषम संख्या है 1 और दूसरी विषम संख्या है 3, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो हमें प्राप्त होता है 4, और ये 4 जो है
ये दोनों विषम है, 4 एक इवन नंबर अर्थात सम संख्या है, तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही होता है। अब बी, सी और डी को चेक करके देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है पहली विषम संख्या 1 होगी, दूसरी विषम संख्या 3 होगी, अब इसमें 1 को ऐड कर दिया तो हमें प्राप्त होता है 5, यानी कि विषम संख्या। ये विकल्प हमारा सही नहीं है। अब बात करते हैं दो विषम संख्याओं के गुणनफल की, तो दो विषम संख्याओं का गुणनफल यानी कि 1 की गुणा करते हैं अगर 3 से तो हमें प्राप्त होता है 3 अर्थात विषम संख्या। ये भी हमारा आंसर गलत होता है। अब बात करते हैं डी की, जब दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है तो विषम संख्या में अगर कोई सम संख्या यानी कि 2 को जोड़ दिया जाए, तो सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास ए बी का मान था 3 और 3 में हमने 2 जोड़ दिया तो जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 5। यहाँ हमारा विकल्प डी भी गलत आंसर होता है। तो यहाँ ए प्लस बी अर्थात यहाँ से हमें 4 नियम पता चलते हैं। दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होता है। दो विषम संख्याओं का योगफल में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो विषम संख्या होगा। दो विषम संख्याओं की अगर आपस में गुणा कर दी जाए तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो भी विषम संख्या होगा। दो विषम संख्याओं के गुणनफल में अगर किसी सम संख्या को जोड़ दिया जाए तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो भी विषम संख्या होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 अर्थात 127 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 अर्थात 127 को। दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्न में से किससे सदैव विभक्त होगा। दो क्रमागत समपूर्णांक, मान लीजिए हमारे पास दो क्रमागत समपूर्णांक हैं। पहला समपूर्णांक है हमारे पास 2 और दूसरा समपूर्णांक है हमारे पास 4। तो यहाँ पर समपूर्णांकों के अंतर वर्गों का अंतर की बात करिए तो 4 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, 4 चौक होता है 16 माइनस 4, यानी कि हमें बचता है यहाँ पर 12। निम्न में से किससे सदैव विभक्त होगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर हमें बचता है 12 यानी कि 3 गुणा 4। आगे देखते हैं, अगर पहला यह समपूर्णांक है हमारे पास 6 और 6 का वर्ग और दूसरा क्रमांक समपूर्णांक 6 से छोटा होता है हमारे पास 4, तो 4 का वर्ग यहाँ पर आता है 6 जंग 36 माइनस 4 चौक 16। इसे हम घटाते हैं तो हमें बचता है यहां से 20 होता है 4 गुणा 5। इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई दूसरा समपूर्णांक है 8 का वर्ग करने पर और यहाँ 6 का वर्ग अगर हम करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है 8 × 64 माइनस 6 × 36। अब 14 में से 6 गया तो हमें बचता है 8, यहाँ 5 में से 3 गया तो बचता है 2। यहाँ से गुणनफल बनते हैं 4 गुणा 7। तो हमने ये एक प्रयोग जैसा करके देखा है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हर बार दो क्रमागत समपूर्णांकों के अंतर में जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई है 12, 20, 28, इनमें 4 जो गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ हमें प्राप्त होता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि सदैव विभक्त होगा 4 से, यानी कि हमारे सवाल का जो आंसर आता है वो आता है 4। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। यहाँ पर हमसे बोला गया 3 अंकों की एक संख्या है, जिस संख्या में से इसके अंकों का ही योग घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या सदैव विभक्त होगी। किससे विभक्त होगी भाई। तो यहाँ पर हम 3 अंकों की संख्या स्वेच्छा से किसी को मानकर देखते हैं। चलो मान लेते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास है 437 में से हम इसके अंकों का योग घटा देते हैं। 4 3 7 और 7 14। तो 14 घटाने पर हमें प्राप्त होता है 7 में से 4 गया 3 और यहाँ 3 में से 1 गया 2 और ये 423। अब इस 423 को हम गुणनखंड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 423 में हम देखते हैं 3, तो 3 से काटते हैं तो ये आता है 3 × 3 3 चौक 12 है, 3 × 3 141। अब इसे फिर 3 से काटते हैं तो 3 चौक 12 है और 3 7 21, यानी कि 3 × 3 × 47। अब यहां से हम इसी प्रकार से कोई दूसरी संख्या मान लेते हैं। सपोज कीजिए हमने माना है 231। अब 231 में से हमने घटाया 2 3 5 और 1 6 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है 225। तो यहां अगर हम गुणनखंड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 × 3 और 5 × 5। यहां से हम देख पाते हैं कि इसी प्रकार अगर हम और भी संख्या लेंगे तो इसमें ऊपर भी 3 × 3 है और नीचे भी 3 × 3 है, यानी कि उभयनिष्ठ जो गुणनखंड बनते हैं वो बनते हैं 3 × 3। अर्थात ये जो संख्या है चाहे कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड चाहे कुछ भी बनते हैं, लेकिन उसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 × 3 यानी कि 9। तो ये जो कॉमन फैक्टर 9 है, हम यहां से बोल सकते हैं कि 9 कोई 3 अंकों की संख्या है और उस संख्या में
हम उसी के अंकों का योग घटाते हैं तो वो संख्या सदैव पूरी पूरी 9 से विभाजित होगी। ये हमारा आंसर बनता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 अर्थात 129 को लेकर। यदि 5 स्टार 2 3 अंकों की ऐसी संख्या हो जो 6 से विभक्त हो तो स्टार का न्यूनतम मान कितना होगा। यहां पर ये 502, 512, 522 ये कोई संख्या है। स्टार का मान जो होगा वो 0 से लेकर 9 तक कुछ ना कुछ होगा। 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो कि 6 से विभक्त हो तो स्टार का न्यूनतम मान कितना होगा। अब 6 से विभक्ति के नियम को 6 से विभक्ति, तो 6 से विभक्ति का जो हमारा नियम है वो ये है कि संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इनके गुणनफल से भी संख्या विभाजित होगी, यानी कि 6 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर इकाई का अंक 2 है 5 स्टार 2 में, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, ये तो कन्फर्म है। अब 3 से विभाज्यता के नियम के लिए हम देखते हैं कि संख्या के अंकों का जो योग है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 5 और 2 7, 7 प्लस स्टार यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं। अब 7 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 3 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है, तो वो संख्या है 9, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 9। तो 9 करने के लिए मुझे यहाँ पर जो है स्टार के साथ चाहिए 2, तो ये जो 2 है ये स्टार के बराबर होता है, अर्थात यहाँ पर जो स्टार है ये स्टार बराबर होगा न्यूनतम अंक के रूप में 2। ओके, आगे बात करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 130 में। यदि 34x68, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 129 की ही तरह है। ये 34,068 कुछ संख्या है जिसका तीसरा अंक अर्थात सैकड़े का अंक x है। ये एक ऐसी संख्या है जो 9 से पूरी पूरी विभक्त होती है, तो x का मान क्या है। यहाँ पर 9 से विभक्ति का नियम हम सभी जानते हैं, हमने सिखाया है, हमने बताया है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है या संख्या के अंकों का योग ही 9 हो जाता है या अंतिम योग 9 हो जाता है तो वो संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 + 4 + x + 6 + 8 इक्वल 3 4 7 7 6 13, 13 और 8 21 और 21 में हमारे पास जुड़ा हुआ है x। अब यहाँ पर 9 से डिवाइड करने वाली 21 के नजदीक संख्या होती है 9 × 27 यानी कि 27। तो 27 में हम इस 21 में ऐसा क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, तो हम इसे सीधा सीधा बोलते हैं 21 + 6, यानी कि यहां अगर 21 से 21 पूरा हो जाता है तो ये जो x है ये होता है 6 के बराबर, अर्थात जो x है उसका मान कम से कम 6 होगा। ओके, कॉम्पिटिटिव मैथ नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति में आज के लिए इतना ही। संख्या पद्धति के इस पूरे चैप्टर में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस नंबर सिस्टम एक्सरसाइज का लास्ट होता है। कुछ भी जो हमने इसमें सीखा है वो किस हद तक हम सीख पाए ये हमें स्वयं को एग्जामिन करके देखना होता है। ओके, मिलते हैं नए कंसेप्ट्स के साथ नए वीडियो में नए एक्सरसाइज को लेकर।